दौरा था अमेरिका में, उन्होंने उनको बड़ी प्रोटोकॉल दी गई, और कितने जैसे कहते हैं ना कि स्पेस एक्सप्लोरेशन से लेकर डिफेंस और पे टॉक्स हुई, मुआहदे हुए और उसका जिक्र हुआ और प्लान्स बताए गए। लेकिन जो उनका जो अलामिया था, उसका जो कि उसका पॉइंट 32 था, जिसमें अमेरिका ने एक्सेप्ट किया कि वो पाकिस्तान का नाम लेकर उसको रिबफ करे। जरा से ये समझाइए कि मोदी साहब इतने कामयाब कैसे हुए, कि क्या रीजन है कि अमेरिका इस लेवल पे गया? भारत जो कर रहा है करेगा, उसका साइज है, उसका जो भी है, उसकी ट्रेजेक्टरी है, स्टार्टिंग पॉइंट है, उसकी फैसले हैं, गलत हैं, सही हैं, वो उसका पैथ है। हमारा पैथ क्या है? अब उस पैथ में हमें भारत के साथ किस तरीके से एंगेज करना है। ये जो एक सिक्योरिटी डायमेंशन के जीवा, आई मीन जो है, टू बी रियली ऑनेस्ट, एक मुल्क जो है, जो आपका पड़ोसी है, उसके पास चॉइस है कि वो दुनिया की एक बड़ी ताकत बन जाए। अब बात ओपनली की जा रही है कि जब भी सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर रिफॉर्म होगा, नए मेंबरान को शामिल किया जाएगा, तो आप क्या समझते हैं कि भारत का नाम सरे फहरिस्त नहीं आएगा? बिल्कुल बिल्कुल। जापान, जर्मनी के तो हैं ही पहले से, लेकिन भारत भी होगा ना उस लिस्ट के अंदर जाता है। और ये चीज अब हमें, ये दिस इज नॉट बियॉन्ड द पेल, ये हम कोई थियोरेटिकल बात नहीं कर रहे, हम एक हकीकत पे मबनी। हमने अभी देखा कि जो आवभगत की गई जो है अपना मोदी साहब की, हाँ, तो ये कोई खुशामद नहीं हो रही है। देखें, सुपर पावर्स जो होती है ना, और ये सिर्फ अमेरिका नहीं है, अगर आप तारीख उठा के देखें तो जो भी बड़ी ताकत थी अपने वक्त की, वो जो छोटी ताकतें थी जो उभरती थी उनके मतलब उनके दौर में, तो उनको वो जिनके साथ उनके इंटरेस्ट अलाइन करते थे, उनको वो इंगेज करते थे, क्योंकि वो तो उभर रही हैं। अब आप या वो उभरेंगी, और अगर आप उनको इंगेज नहीं करेंगे तो फिर ये होगा कि भाई वो कुछ ऐसे फैसले करेंगे कि जो आपका नुकसान हो सकता है। तो बेहतर ये है कि एक ताकत उभर रही है, उससे दोस्ती कर ली जाए, उसको अपने मतलब जिसे कहते हैं सुपर स्ट्रक्चर के अंदर लाया जाए, बजाय इसके कि कल को आपको चैलेंज करे। ठीक है, मैं समझता हूं कि वो गलती जो टर्की के साथ अमेरिका ने की है गुज़िश्ता 10 सालों में, आई थिंक वो कोर्स करेक्शन हो रहा है भारत के केस में। क्यों हिंदुस्तान इंपॉर्टेंट हो गया है, और क्यों इधर के सीनियर लीडर्स, इधर के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, इधर के इंडो पैसिफिक जेक सल्लिवन, इधर के इंडो पैसिफिक कोऑर्डिनेटर, पॉलिसी कोऑर्डिनेटर जो हैं, उन्होंने क्यों ये बातें बोली हुई? इधर के व्हाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन जॉन कर्बी ने क्यों ऐसी स्टेटमेंट्स दी हुई हैं कि ये हिंदुस्तान और सबसे इम्पोर्टेंट, ये क्यों बार बार कह रहे हैं? रोज ये अमरीकियों को, दुनिया को, चीनियों को, हम सबको बताया जा रहा है, राइट? खाली हमें नहीं बताना दे रहे, सबको दे रहे हैं। क्या किया है आपने कि 1950 की दहाई से लेकर 2010 की दहाई तक तकरीबन 60 साल 10 साल के अंदर 12 साल के अंदर दो जिसने कभी किसी से इत्तेहाद नहीं किया, उसके साथ तकरीबन हर चीज से सेमीकंडक्टर दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट ठीक है, हर आपकी सप्लाई मटीरियल $2.75 बिलियन की ये इन्वेस्टमेंट है जो इस साल अब हो रही है, अभी आज अनाउंस, मतलब $3 बिलियन आपके 4 साल है जो आज ऊपर मार रहे थे, मेरा ख्याल है सुनो न्यूज के। तो आपका फाइनेंस मिनिस्टर प्रेस को थप्पड़ मार रहा है, और इनकी जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो $3 बिलियन राइट, आपका फाइनेंस मिनिस्टर ये आपने डिफरेंस। लेकिन आई थिंक भारत के केस के अंदर अमेरिका की जो है और ये बाईपार्टिसन
it's in the US interest to engage in emerging country like India. हो सकता है तुर्की चूंकि छोटा मुल्क है तो थोड़ा सा जो है वो उनका अहमियत नहीं दी गई तो आबादी के लिहाज से के लोग अमेरिका की कॉर्पोरेट हुकूमत की लेवल के हलकों में मौजूद हैं। तो अमूमी तौर पे जब इस किस्म का इशू किया जाता है और एक जो है वो उसका जो खदोखाल है उसको बहुत ही बारीकी से तरतीब दिया जाता है और इसमें गिव एंड टेक होती है। भाई बयानिए में एक ड्राफ्ट बनता है, अमेरिका की तरफ से ड्राफ्ट आया और जाहिर है भारतीय काउंटर पार्ट्स हैं, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन तो उनके लोगों ने फिर उसको फिर रिव्यू किया, उनका भाई आप ये शामिल कर लें, तो ये बात हमें पसंद नहीं, इसको ऐसे कह दें, उसको वैसे कह दें, तो ये बहुत ही सोच समझ के तरतीब दिया जाता है। तो मैं समझता हूं कि एक डिमांड ये हुई होगी मोदी सरकार की तरफ से कि भाई देखें हम सब पे तो अग्री करते हैं लेकिन हम चाहेंगे कि आप जो है पाकिस्तान की जो हमारी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान को आप मैसेज दें कि वो किसी किस्म की कोई दहशतगर्दी जो है वो अपने इलाके से हमारे खिलाफ ना होने दें। तो ये भारत का तो समझ में आता है पाकिस्तान से डील करना है। अब मसला ये है कि हमारे लोग जो हैं जो पाकिस्तान के अंदर हैं या पाकिस्तान से बाहर जो पाकिस्तानी लोग हैं वो इस चीज को पुराने पैराडाइम से देख रहे हैं। अब नया पैराडाइम जो है वो आ चुका है, बड़े अरसे से है, लेकिन हम पुराने पैराडाइम में है कि जी हमें तंग करने के लिए भारत के साथ इलाहा किया जाता है। अब मसला ये है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को अलहदा कर दिया है भारत से। भारत जो है वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है और तीसरी उभरती हुई ताकत है। अगर आप अमेरिका और चीन के बाद कौन सी ताकत उभर रही है? अमेरिका तो है, सुपर पावर है, चीन जो है वो एक उभरती हुई जियो इकोनॉमिक पावर है, लेकिन तीसरी कौन सी है? भारत है ना। तो अमेरिका का अब उस पुराने पैराडाइम पे चलना कि अच्छा यार साउथ एशिया का बैलेंस ऑफ पावर, अमेरिका पाकिस्तान पे दबाव डालना हो तो भारत से जो है ना रुजू करो और जो है वरना ये है कि भारत चूंकि जो है वो आपके साथ नहीं है पूरी तरीके से तो पाकिस्तान के साथ भी चलाते रहो, तो एक खेल चलता है। वो सारी बातें होगी पुरानी, वो अब पैराडाइम अप्लाई नहीं होता क्योंकि पाकिस्तान की हालत ये है कि वो फाइनेंशियल कोलैप्स, और मैं यूं कहूंगा कि फाइनेंशियल कोलैप्स जो है वैक्यूम में नहीं होता, एक सिस्टेमिक कोलैप्स की जानिब जा रहा है, जबकि भारत दूसरी तरफ जा रहा है। तो क्यों सेंस अमेरिका के लिए तो मतलब इसको अलहदा करना इन दोनों मुल्कों को सेंस बनाता है ना, क्योंकि देखें अमेरिका जो है का मसला चाइना के साथ इतना अस्करी नहीं है और अगर अमेरिका जो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करता है, हथियार देता है भारत को, तो भारत भी अपना बेहतर तरीके से दिफा कर सकता है चाइना के साथ। जो असल इशू है अमेरिका को, जो चैलेंज है वो ये है कि चाइना जो है को जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट है, जो उसकी जियो इकोनॉमिक फायर पावर है, जो एक्सपोर्ट्स से रिलेटेड है चाइना की, वो उसमें उसको कैसे कम किया जाए, क्योंकि इस वक्त अमेरिका सबसे बड़ा कस्टमर है चाइना का, चाइनीज गुड्स का। तो क्या भारत के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट की जाए, ना सिर्फ अपना दिफाई सेक्टर के अंदर बल्कि और सेक्टर्स के अंदर भी, बिलखसूस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, तो क्या भारत जो है वो कुछ हिस्सा जो इस वक्त चाइना के ऊपर, चाइना से कुछ जो है वो मुकाबले की लेवल पे आएगा कि जहां चाइना के ऊपर इन्हिसार कम हो दुनिया का। अब चूंकि भारत आबादी के लिहाज से चाइना से आगे निकल गया है, इकोनॉमिकली भी जो है वो अपना एक अपवर्ड ट्रैजेक्टरी पे है, तो अमेरिका ये देख रहा है कि क्या अगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जाए, इन्वेस्टमेंट की जाए इंडिया में, तो क्या भारत जो है कैन इट बिकम अ बिग मैन्युफैक्चरिंग हब?
अप्लाइड मटेरियल्स एक और कंपनी है, उन्होंने 60,000 इंजीनियर्स ट्रेन कर रहे हैं। 60,000 इंजीनियर्स। क्या कंपनी है जनाब? ये सॉफ्टवेयर के लिए, सॉफ्टवेयर फर्म्स के लिए, कंप्यूटर फर्म्स के लिए इक्विपमेंट तैयार करती है। मिनरल्स जो आपके पास बहुत हैं, मगर आप हम क्योंकि चीनी कैंप में, आप चीनियों को हर चीज दे देते हैं और उन पे डिपेंडेंट है। अमेरिका ने इनको अपने कैंप में क्लियरली डाल लिया है और चाइना पे जो डिपेंडेंसी है उसे रिड्यूस की है। तो जो मिनरल्स, स्पेशली वो मिनरल्स जो रेयर अर्थ मिनरल्स जो होते हैं, और स्पेशली वो जो बैटरियों में जाते हैं, चाहे वो आपकी फोन की बैटरी हो, चाहे वो गाड़ियों की बैटरी हो, ईवीज की बैटरी हो, ये सब इनकी ग्रीन इकोनॉमी के अंडर है। मिनरल्स में भी इनके साथ पार्टनरशिप है। 5G और 6G टेक्नोलॉजी के साथ भी इनके साथ पार्टनरशिप अनाउंस की गई है। रिप एंड रिप्लेस प्रोग्राम, जिसमें ये कुछ टेक्नोलॉजीज हैं दुनिया की, जैसे चाइनीज टेक्नोलॉजीज हैं, उसको दूर कर देंगे और उससे रिक्रिएट कर लेंगे, रीबिल्ड कर लेंगे। तो क्लियरली जो बिल्कुल हाईटेक सामान है और जो जदीद तरीन आप कह सकते हैं टेक्नोलॉजी है, वो अब इंडिया में बनेगी। इंडिया और अमेरिका साथ बनाएंगे। जो जनरल इलेक्ट्रिक, जो बहुत बड़ा, शायद सबसे बड़ा दुनिया का डिफेंस मैन्युफैक्चरर है, जहाज बनाता है, जहाज के इंजन स्पेशली बनाता है, वो अब हिंदुस्तान में F414 के इंजन बनाएगा। F414 एक इंजन की साख्त है। ये किस जहाज में लगता है? ये बहुत सारे जहाजों में लगता है, मगर जो सबसे इंपॉर्टेंट जहाज है वो आपने देखा होगा, अगर अनकरीब आपने हाल ही में अगर देखा है, टॉप गन में जो जहाज है, जो टॉम क्रूज साहब जो जहाज उड़ाते हैं, ऐसे तो खैर नहीं उड़ाते, ऐसे उड़ाते हैं, जो टॉप गन में जो सुपर हॉर्नेट है, जो हॉर्नेट उड़ाते हैं, F-18 हॉर्नेट जिसे कहते हैं, और ग्राउलर भी, F-18 ग्राउलर, जो कहते हैं कि अमेरिका की जो एयरफोर्स है, अमेरिका की जो नेवी है, उनमें से जदीद तरीन जहाजों में से है, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फाइटर एयरक्राफ्ट इन द वर्ल्ड। उसका जो इंजन है अब वो बनेगा हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान अपने जहाज में डालेगा। ये बहुत बड़ी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, TOT कहते हैं। अमेरिका ने पहले ये किसी के साथ नहीं किया हुआ। अगर किसी को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी दी है तो वो ट्रीटी एलाय है, इनका ट्रीटी इत्तेहादी है। हिंदुस्तानी अमेरिका के ट्रीटी इत्तेहादी नहीं है। तो ये टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान को क्यों दी गई है? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया पाकिस्तान न्यूज़ चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, आइए जानते हैं वीडियो के बारे में। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के काउंसलर प्रतीक माथुर ने कहा, जहां तक वोटिंग के अधिकार की बात है तो ये तो सभी देशों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए अथवा नए सदस्यों को वीटो का अधिकार मिलना चाहिए। माथुर ने कहा कि हमारा मानना है सदस्यों को जोड़े जाने से विस्तारित परिषद की कार्य कुशलता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता एवं वीटो के अधिकार को लेकर भारत ने बड़ा बयान दिया। भारत ने कहा कि वीटो का इस्तेमाल विशेष अधिकार केवल 5 देशों के पास है। यह देशों ने संप्रभु समानता के अवधारणा के खिलाफ है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के काउंसलर प्रतीक माथुर ने कहा, या तो सभी देशों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए अथवा नए सदस्यों को भी वीटो का अधिकार मिलना चाहिए। जाहिर है कि वीटो के पावर के हक और स्थायी सदस्यता के विस्तार पर भारत ने अपनी बात मजबूती के साथ रखी। भारत ने स्पष्ट संकेत दिया है कि उसके वाजिब हक से अब वंचित नहीं किया जाएगा। स्थायी सदस्यता के विस्तार में वीटो के अधिकार के साथ भारत को जगह मिलनी चाहिए। भारत लंबे अरसे से कहता आया है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैश्विक हालात बदल चुके हैं। दुनिया के सामने नई चुनौतियां एवं जिम्मेदारियां, जिनका सामना एवं उनसे निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र एवं उनकी संस्थाओं में बड़े सुधार करने की जरूरत है। विश्व में सबसे बड़े लोकतांत्रिक एवं आबादी वाले देश को स्थायी सदस्यता से वंचित रखना न्याय की कसौटी पर खरा नहीं उतरेगा। भारत ने कहा, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के काउंसलर प्रतीक माथुर ने कहा, जहां तक वोटिंग के अधिकार की बात है, या तो सभी देशों का साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए
अनुतः नए देशों को भी वीटो का अधिकार मिलना चाहिए। माथुर ने कहा कि हमारा मानना है कि नए सदस्यों को जोड़े जाने से विस्तारित परिषद की कार्यकुशलता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वीटो के इस्तेमाल का विशेष अधिकार केवल 5 देश अमेरिका, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और चीन के पास है। यह देशों के संप्रभु समानता की अवधारणा के खिलाफ है। यह द्वितीय विश्व युद्ध की मानसिकता विजेता को ही सब कुछ मिलता है और आगे बढ़ाता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा के परिषद में 5 स्थायी सदस्य इन्हें वीटो का अधिकार प्राप्त है, जबकि 10 देश अस्थायी सदस्य है। अस्थायी सदस्यत्व को वीटो का अधिकार प्राप्त नहीं है। वीटो ऐसी विशेष अधिकार प्राप्त शक्ति जिनका इस्तेमाल कर यूएन में आए किसी भी प्रस्ताव को गिरा दिया जाता है। यूएन के किसी भी प्रस्ताव को आगे बढ़ने की कार्रवाई करने के लिए 5 स्थायी सदस्यों का समर्थन जरूरी होता है। भारत के पास अभी यूएन की अस्थायी सदस्यता है और अस्थायी सदस्यता को 2 वर्षों के लिए होती। हर 2 साल पर इसमें नए देश शामिल होते हैं। भारत भी स्थायी सदस्य रह चुका। अभी यूएनएससी के स्थायी सदस्य अल्बानिया, ब्राज़ील, इक्वाडोर, गाबोन, घाना, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड और यूएई है। यूएनएससी के 5 स्थायी सदस्य देशों के पास वीटो पावर होता है। इनके इस्तेमाल कर किसी भी प्रस्ताव को गिरा दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 27 में वीटो के बारे में जिक्र किया। इसमें कहा गया यूएनएससी के प्रत्येक स्थायी सदस्यों के पास वीटो पावर होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।